हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना एंजाइम कैटलिस्ट का रहेगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं, पहली चीज़ तो ये देख लो, अपन कैटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा अपन ने, ठीक है। उत्प्रेरक में अपन ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि उत्प्रेरक कितने टाइप के होते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया। अपन ने धनात्मक उत्प्रेरक की बात करी थी, ठीक है। दूसरा अपन ने जो उत्प्रेरक बात करी थी वो अपन ने बात करी थी ऋणात्मक उत्प्रेरक की, और जो तीसरी बात करी थी अपन ने वो स्व उत्प्रेरक की, ठीक है, स्व उत्प्रेरक। और उसके बाद में जो चौथा उत्प्रेरक की बात करी थी वो मैंने प्रेरित उत्प्रेरक की बात करी थी, ठीक है जी। उसके बाद में मैंने ये तो अपने टाइप पढ़े तो उत्प्रेरक के। उसके बाद में मैंने बताया था कि ब्रॉडली डिवाइडेशन ऑफ कैटलिस्ट इन टू पार्ट, फर्स्ट इज होमोजेनियस, सेकंड इज हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट है। मतलब अपन ने दो और पार्ट पढ़े जो भी उत्प्रेरक के ही भाग है। पहला तो समांगी उत्प्रेरण, ठीक है, समांगी उत्प्रेरक या फिर समांगी उत्प्रेरण, इसी की जो रिएक्शन होगी उसको समांगी उत्प्रेरण बोलेंगे, ठीक है। एक मैंने पढ़ा था विषमांगी उत्प्रेरण, पढ़ाया था आप लोगों को विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है, या उत्प्रेरक, ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरक या उत्प्रेरण, ठीक है। इसके बाद में मैंने समांगी उत्प्रेरक की मैकेनिज्म पढ़ी थी अपन ने, समांगी उत्प्रेरक की क्रियाविधि पढ़ी थी। उसी की तरह अपन ने विषमांगी उत्प्रेरक की भी क्या पढ़ी थी, अपन ने क्रियाविधि पढ़ी थी। अब समांगी उत्प्रेरक की जो क्रियाविधि पढ़ी थी, मैकेनिज्म पढ़ी थी, वो कौन से सिद्धांत से पढ़ी थी अपन ने, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत से। किसके द्वारा है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के द्वारा, माध्यमिक यौगिक, ठीक है, सिद्धांत के द्वारा इसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी। याद करो अपन ने जो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट था उसकी मैकेनिज्म जो पढ़ी थी वो एडजॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, कि एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपन ने जो पढ़ी थी अधिशोषण सिद्धांत पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने, अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत, ठीक है, अधिशोषण सिद्धांत पढ़ा था। किसके लिए, विषमांगी उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत। यहाँ तक की अपनी बात हो गई थी। इसके बाद में जो बातें करेंगे अपन, इसी तरह अपना एक उत्प्रेरक आगे जो दो उत्प्रेरक की बात और करूंगा, जैसे 4 नंबर में इसी की तरह उत्प्रेरण चल रहा था, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। इसी तरह एक उत्प्रेरक की बात और करूंगा जिसका नाम है एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है। एक तो एंजाइम उत्प्रेरक की बात करूंगा और दूसरी जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा जियोलाइट की। किसकी रे, जियोलाइट की, ठीक है। जियोलाइट भी बहुत अच्छा है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। गुरुजी क्या ऊपर से कोई क्वेश्चन बनता है, वहां से क्वेश्चन बनेगा समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण की मैकेनिज्म के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेगा एंजाइम उत्प्रेरक और जियोलाइट से बनेगा। ये आपके 10th क्लास में पढ़ लिए तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं। तो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं एंजाइम उत्प्रेरक से, जियोलाइट से और समांगी विषमांगी उत्प्रेरक से। तो आपको यहाँ से गौर करके देखना, अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक अब एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक की बातें करते हैं। ठीक है जी, अब एंजाइम उत्प्रेरक की बात करते हैं, ठीक है। अब देख तेरा जो एंजाइम कैटलिस्ट है, पहली बात तो एंजाइम कैटलिस्ट अपना जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो कहाँ बनता है। पहली चीज एंजाइम कैटलिस्ट एक तो पेड़ पौधों में, कहाँ पे, पेड़ पौधों में, ठीक है, एक तो पेड़ पौधों में और दूसरा कहाँ, जीव जंतुओं में। किसमें, जीव जंतुओं में, ठीक है। इनमें बनने वाला एक उत्प्रेरक होता है। मतलब पेड़ पौधों की दिनचर्या और जीव जंतुओं की दिनचर्या को एक कंटिन्यूअस, ठीक है, पेड़ पौधों की दिनचर्या और जीव जंतुओं की दिनचर्या को लगातार बनाए रखने के लिए उनके शरीर में जो उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स है, उत्पन्न होने वाले एंजाइम है, उन्हीं को अपन एंजाइम कैटलिस्ट बोलेंगे, ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट किसके बने होते हो, एंजाइम कैटलिस्ट मुख्यतः बने होते हैं किसके, प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। एंजाइम कैटलिस्ट किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और प्रोटीन किसके एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। किसके रे, न्यूक्लिक एसिड। किसके रे, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं एंजाइम सारे के सारे। तो एंजाइम किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। और प्रोटीन मुख्यतः इसमें पाए जाने वाला केमिकल्स होता है, ठीक है। उच्च अणुभार वाले, अब बात आती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एटम। कौन रे, नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जैव कोशिकाएं एंजाइम कहलाती है। उच्च अणुभार वाली नाइट्रोजन युक्त जैव कोशिकाएं, जैव अणु कोशिकाएं क्या कहलाती है, एंजाइम कहलाती है। ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन की। और इनकी संरचना क्या होती है, त्रिविम होती है। इनकी संरचना क्या होती है, त्रिविम। ये ध्यान रखना, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक तरह से त्रिविम संरचना होती है। उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जैव कोशिकाएं क्या कहलाती है, एंजाइम कहलाती है। उच्च अणुभार वाली, उच्च अणुभार वाली, उच्च अणुभार वाली नाइट्रोजन युक्त जैव कोशिकाएं,
नाइट्रोजन युक्त जैव कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? एंजाइम उत्प्रेरक कहलाती है। क्या कहलाती है? एंजाइम उत्प्रेरक। और ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं प्रोटीन के। किसके रहे? प्रोटीन के। उच्च अणुभार वाली नाइट्रोजन युक्त जैव कोशिकाएं एंजाइम कहलाती है, जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और इनकी जो संरचना होती है एंजाइम उत्प्रेरक की, वो क्या होती है? त्रिविमीय होती है। कैसी होती है? त्रिविमीय, मतलब 3D होती है। अर्बेनिक किसके होते हैं? प्रोटीन के। ठीक है। उच्च अणुभार का मतलब हाई मोलिकुलर वेट वाले नाइट्रोजन युक्त जैव कोशिकाएं, ठीक है, ह्यूमन सेल्स की बनी होती है एंजाइम कैटलिस्ट। ध्यान रखियो, एंजाइम पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की जीवन को क्या बनाए रखता है? व्यवस्थित बनाए रखता है। सिंपल सी बात कर रखे, एंजाइम का काम क्या होता है? ये जो पेड़ पौधे होते हैं, मतलब प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स और जो अपना जीव जंतु होते हैं, जिनको एनिमल्स वगैरह अपन बोलते हैं, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स की जो डेली लाइफ है, ठीक है, जो इनका व्यवहार है, उसको क्या बनाए रखता है? कंटिन्यूस बनाए रखता है। बस इतना सा ध्यान रखना। नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर उत्पन्न होता है। एक तो लिविंग प्लांट्स में और एनिमल्स के बीच में उत्पन्न होता है, उनकी दिनचर्या को बनाए रखता है। ठीक है। हाँ, इन एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। बताइए प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जैव उत्प्रेरक। मैंने बताया था कि जैव उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रोसीड करने वाली रिएक्शन क्या कहलाती है? एंजाइम उत्प्रेरण या फिर जैव उत्प्रेरण। जैव उत्प्रेरण या एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम को अपन क्या बोल सकते हैं? जैव उत्प्रेरक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैव उत्प्रेरक। क्यों भाई जैव उत्प्रेरक क्यों बोला? क्योंकि ये सर जीव जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रसायन है। जीव जंतुओं में जो उत्पन्न होने वाले केमिकल्स हैं वो एंजाइम है। क्यों? उच्च अणुभार में नाइट्रोजन युक्त इकाइयां होती है, प्रोटीन की बनी होती है, स्ट्रक्चर 3D होती है, प्लांट्स और लिविंग सिस्टम मतलब लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। और एंजाइम उत्प्रेरण को जैव उत्प्रेरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीव जंतुओं में उपस्थित होता है। जैसे कोई एग्जांपल से, हाँ, जो आप लोगों ने शुरू में बहुत सारे एग्जांपल पढ़े होंगे, जैसे माल्टोज को माल्टेज एंजाइम बदलता है, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कौन, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन बदलता है, वो सारे के सारे कौन से एंजाइम होते थे? जैव एंजाइम होते हैं। तो अपने बुक में बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम किसमें? एथेनॉल और CO2 गैस में बदलता हुआ दिखा। ग्लूकोज क्या होता है? जैसे C6H12O6, इसको कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। कौन सा है? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम किसमें बदलेगा? ये बदलेगा CH2OH एथेनॉल में और प्लस CO2 गैस के रूप में बाहर निकाल देगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, इसके भी आगे 2 लगा देना, इसके भी आगे 2 लगा देना। C2H5 होगा। एथेनॉल है, मेथेनॉल नहीं है जी, C2H5। ठीक है। तो इस तरह से जाइमेज एंजाइम किसकी तरह बिहेव? एक एंजाइम है तेरा जाइमेज, ठीक है, जो जैव उत्प्रेरक, जो ग्लूकोज को किसमें बदल रहा है? ये क्या है तेरा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को किसमें बदला? एथेनॉल। किसमें बदला रहे? एथेनॉल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलता है। इसी तरह तेरा एक यूरिया का नाम सुना होगा। देख भाई, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसी तरह आपको यूरिया का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान दियो एक बार। हाँ, यूरिया वही होता है जो आप खेतों में डालते हो। ठीक है। अब यूरिया क्या करते हो? जब खेतों में आप क्या करते हो? यूरिया डालते हो, CH2 डबल बॉन्ड NH2C डबल बॉन्ड ONH2, इसको क्या बोलेंगे? यूरिया। क्या बोलेंगे? यूरिया। यूरिया को जब खेतों में डालता है तो किसान उसके तुरंत बाद में उसको क्या देता है? पानी। क्यों दिया भाई? पानी क्यों दिया? क्योंकि तुरंत उसमें कौन सा एंजाइम उत्पन्न हो जाए? यूरिएज एंजाइम उत्पन्न। कौन सा एंजाइम? यूरिएज। अब ये यूरिएज इसको किस में बदलेगा? ये इसको अमोनिया गैस में बदल देगा और साथ में कौन सी गैस बाहर निकाल देगा? CO2 गैस बाहर निकाल देगा। ध्यान दियो, यूरिया डालने के बाद में तुरंत क्या? H2 डालो इसमें। H2 डालने के बाद में यूरिएज एंजाइम काम करेगा। यूरिएज एंजाइम इसको ब्रेक करेगा और अमोनिया गैस रिलीज करेगी। जो अमोनिया गैस है वो पेड़ पौधों के लिए अच्छी होती है, इसलिए उसमें यूरिया डाली जाती है। हाँ, डाइस्टेज एंजाइम का नाम सुना है, जो किसको? स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। इसी तरह तेरा डाइस्टेज एंजाइम की बात करें, डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। अब तेरे को स्टार्च का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H10O5 का होल है। ये तेरा क्या होता है? स्टार्च। C6H10O5 का होल है। ये क्या होता है तेरा? स्टार्च। क्या है? स्टार्च। इसके 2 ले ले, इसका वही रिएक्शन कराओ। क्या डालू गुरु जी? पानी डालू। पानी डाला, डाइस्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? डाइस्टेज एंजाइम। किसमें बदल देगा?
डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज में। स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज। और माल्टोज एक तरह की शर्करा होती है, और शर्करा का फॉर्मूला, शर्करा किसे? ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज एक तरह की क्या होती है तेरी? शर्करा, जिसका फॉर्मूला, शर्करा का फॉर्मूला C12H22O11, C12H22O11। ये क्या है? तेरी माल्टोज शर्करा, माल्टोज शर्करा। ध्यान रखना इस चीज को। कौन? डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को किसमें बदल दिया? माल्टोज में बदलता है। यूरियज एंजाइम यूरिया को किसमें बदलता है? अमोनिया में। तो इसमें रे अमोनिया में बदलता है। ठीक है, सिंपल सी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह आपका सुक्रोज, अब ये सुक्रोज बन गया। माल्टोज एक तरह की तेरी शर्करा है, और शर्करा सुक्रोज का पार्ट होती है। अब शर्करा को भी वापस बदल सकता है। कौन भाई? शर्करा को कौन रे? शर्करा मतलब शुगर, शुगर को कौन? इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, जो इन्वर्टेज एंजाइम है तेरा, इन्वर्टेज एंजाइम, ये क्या काम करता है? इन्वर्टेज एंजाइम इन्वर्ट मतलब कन्वर्ट, किसको? माल्टोज। माल्टोज मतलब शर्करा, इसमें क्या डाल दिया? पानी। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, मतलब C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या है तेरी? ये तो अगर में ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये क्या होगी मेरी? फ्रक्टोज। मैंने आप लोगों को इनका फॉर्मूला देखने के लिए बोला था, आप जरूर देखिए इसका फॉर्मूला, इनको बनाने की कोशिश करें। मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको ट्राई करके कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे और एंजाइम है जिनकी बातें करते हैं अपन। ठीक है, आपको बुक से सारे एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, कोई सा भी एंजाइम दे देगा और आपका छोटा सा एक आधे नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। हाफ नंबर का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी से बनता है। ठीक है, और कौन से एंजाइम? जैसे प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम किसमें? एमिनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम किसमें बदलेगा? एमिनो अम्ल में। इसी तरह स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम किसमें बदल देगा? ग्लूकोज में। स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम किसमें? ग्लूकोज में। स्टार्च को टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम का स्रावित होता है अपने जीभ में। कहाँ पे? अपने लार में। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, स्टार्च को, दूध को दही में कौन बदलता है? लैक्टोबैसिलस एंजाइम। ध्यान रखिए इस चीज का भी। इसी तरह ये एंजाइम होता है। अब एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण है। एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण, ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं? सिंपल सा गुण है भाई। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण, हाँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में देख लियो। एंजाइम उत्प्रेरकों के बहुत सारे गुण होते हैं जो आपको ढंग से देखने हैं। हाँ, पहला ये क्या होता है? मोस्ट हाईली एफिशिएंट होते हैं। जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, इनमें सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज इनकी ये पाई जाती है। इनका कैरेक्टरिस्टिक पहला है वो मोस्ट हाईली एफिशिएंस होते हैं। मोस्ट हाईली एफिशिएंस का मतलब होता है सर्वाधिक प्रभावी होता है। पहला, सर्वाधिक प्रभावी, सर्वाधिक प्रभावी, मोस्ट हाईली एफिशिएंट, मतलब सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। कैसे जी? अब देखो, एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया 10 लाख गुना तेजी से हो सकती है। मतलब जो रिएक्शन, अगर सर्वाधिक प्रभावी का मतलब होता है जो रिएक्शन मान ले कि 100 दिन में कंप्लीट हो रही है, वही रिएक्शन एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 10 लाख गुना बहुत तेजी से होती है, इतना फास्ट होती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। अच्छा, पूछे कि एंजाइमों में सबसे ज्यादा प्रभावी एंजाइम कौन सा होता है? मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम कौन सा होता है? मोस्ट एफिशिएंट एंजाइम कौन सा होता है? सॉरी, मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट कौन सा होता है? कैटलिस्टों में मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट कौन सा होता है? वो तेरा एंजाइम कैटलिस्ट होता है। ठीक है जी, ध्यान रखियो, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सेकंडों में ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद में जो दूसरी बात आती है, मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी ले, तो हाई एक्टिविटी अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पर, मतलब तापमान, प्रभावी तापमान पर। किस पे? प्रभावी तापमान पर। प्रभावी तापमान पर एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बहुत ज्यादा एक्टिव का मतलब समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में अपन जब दूध जमाते हैं, ठीक है, जब दूध को अपन दही में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? लैक्टोबैसिलस एंजाइम होता है। किसको रे? दूध को जब तू क्या करता है? दही में कन्वर्ट करता है। मिल्क को जब आप कर्ड में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा एंजाइम काम करता है? लैक्टोबैसिलस एंजाइम।
लैक्टोबैसिलस एंजाइम। अब ये लैक्टोबैसिलस एंजाइम दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब दूध गर्म करते हैं, जब दूध को अपन ठंडा करके उसमें देते हैं जावन, जिसको अपन छाछ डालते हैं इसमें, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा पहले दूध कैसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा करने के बाद में आप उसमें छाछ डालते हो, नहीं गुरुजी, थोड़ा सा उसको गर्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो ऐसा एक टेम्परेचर पे ही एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिव होता है। अगर आप दूध को बिल्कुल ठंडा कर दोगे तो लैक्टोबैसिलस एंजाइम दूध को दही में सुबह तक कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसको थोड़ा सा गर्म करके अगर उसमें दूध में छाछ डालोगे तो वो सुबह तक दही में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि भाई साहब जो भी एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं ना, ये तभी एक्टिव होते हैं जब एक फिक्स टेम्परेचर हो, एक फिक्स टेम्परेचर हो। आई बात समझ में, मतलब हाईली एक्टिव होता है अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। इनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए और सबसे ज्यादा इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ये सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन से टेम्परेचर पर होते हैं, 25 डिग्री से लेकर और 37 डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। और उस टाइम पे इनकी पीएच का भी बहुत फर्क पड़ता है। इनकी पीएच लगभग 7 होनी चाहिए। जो भी मीडियम होगा उस मीडियम की पीएच लगभग 7 होनी चाहिए, क्योंकि एंजाइम कैटलिस्ट है एक फिक्स पीएच, मतलब लगभग 7 के समथिंग इसकी तो पीएच हो, मतलब इसका जो भी मीडियम लेगा वो लगभग उदासीन होना चाहिए तेरा, और टेम्परेचर 25 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तभी तेरा एंजाइम कैटलिस्ट काम करेगा। अच्छा गुरुजी, अपने शरीर में तो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो कैसे काम करता है, तो भाई अपने शरीर की पीएच भी तो 7.4 की समथिंग होती है। आई बात समझ में, इसलिए ध्यान रखियो ये यहीं पे काम करते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो इसका पॉइंट आता है, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, जो मैंने बता दिया, इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई ये। हाँ, तीसरी बात करते हैं ना, पीएच की तो अपन ने बात कर ही ली। अब ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब विशिष्ट होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब ये होता है एक फिक्स रिएक्शन के लिए, एक तेरी फिक्स रिएक्शन के लिए फिक्स ही तेरा क्या होगा, एंजाइम कैटलिस्ट होगा। एंजाइम कैटलिस्ट यूज करेगा, एक फिक्स रिएक्शन के लिए फिक्स एंजाइम कैटलिस्ट ही काम आता है। इसलिए ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि एक अभिक्रिया केवल एक एंजाइम उत्प्रेरक के द्वारा ही प्रोसीड होता है। ऐसा नहीं कि सर जैसे अपन बात करते हैं, अच्छा गुरुजी और एंजाइम स्पेसिफिक नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। आई बात समझ में, लेकिन उन्हीं एंजाइम का उपयोग अपन और जगह भी कर सकते हैं। अब मैंने हेबर प्रोसेस में पढ़ाया था आप लोगों को कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो वहां पे जो एंजाइम यूज कर रहा था वो तो फेरस यूज कर रहा था, एफी मेटल यूज कर रहा था। कौन सी मेटल, एफी मेटल यूज कर रहा था। ठीक है, अब जरूरी नहीं है एफी मेटल हेबर प्रोसेस में काम आए, और रिएक्शन में भी काम आता है, लेकिन एंजाइम कैटलिस्ट की ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है कि जैसे लैक्टोबैसिलस एंजाइम है, ये दूध को दही में बदलेगा, ऐसा नहीं है कि और कहीं काम में ले लें इसको। आई बात समझ में, तो ध्यान रखियो एंजाइम कैटलिस्ट बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल विशिष्ट होते हैं। ये एक काम करते हैं तो दूसरा काम नहीं करेंगे, लेकिन अदर कैटलिस्ट क्या करते हैं, और जगह भी उनका अपन यूज कर सकते हैं। ये एंजाइम कैटलिस्ट के थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज थी, बाकी आप बुक से देखना अच्छे से। एंजाइम विस भी होते तेरा, एंजाइम कोएंजाइम भी होते हैं। ठीक है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है जी। हाँ, अब बात करते हैं अपन किसकी, एंजाइम कैटलिस्ट की। जो एंजाइम कैटलिस्ट है इसके बारे में तो अपन ने पढ़ ही लिया कि क्या क्या होता है तेरा एंजाइम कैटलिस्ट। अब एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि, इसकी बात करेंगे। एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि, किसकी बात करेंगे अपन, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि, मतलब जो एंजाइम कैटलिस्ट होगी उसके मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म में बात करते हैं। अब बात आती है सर इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है एंजाइम कैटलिस्ट की। तो इसकी मैकेनिज्म को जैसे स्टेप बाय स्टेप अपन इसको प्रोसीड करवाते हैं। सबसे पहले मैं एंजाइम, ठीक है, जो अपना एंजाइम होता है ना, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, इससे डिनोट कर रहा हूँ। और जो मेरा रिएक्टिंग स्पीसीज होता है, जो मेरा क्रियाकारक अणु होता है, क्रियाकारक अणु मतलब रिएक्टेंट को, क्रियाकारक अणु मतलब रिएक्टेंट को, क्रियाकारक को, जो क्रियाकारक अणु है उसको मैं रिएक्टेंट को R से डिनोट कर रहा हूँ।
ठीक है, मतलब रिएक्टेंट को R से, या फिर इसको मैं सब्स्टिट्यूट से भी डिनोट कर सकता हूं, किससे, सबस्ट्रेट से, ठीक है। रिएक्टेंट क्रियाकारक को अपन दो चीज बोल सकते हैं, या तो सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं या फिर रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। इसको R से भी डिनोट कर सकते हो आप, S से भी डिनोट कर सकते हो। तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो अपन इसको सबस्ट्रेट से डिनोट करते हैं, सबस्ट्रेट मतलब S, ठीक है, ध्यान रखियो। अब इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है, सबसे पहले अपन स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टेप फर्स्ट है। अब मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि जो तेरा एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है, एंजाइम किससे रिएक्शन करेगा, सबस्ट्रेट से, और एक ES नाम का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट मतलब क्रियाकारक है, संकुल, कॉम्प्लेक्स मतलब संकुल, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अब इसको गुरुजी आपके बुक में एक डायग्राम से दिखा रखा है, तो अपन इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इसको डायग्राम से कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, लेकिन मैं आपको जैसे बताऊं वैसा ही डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना, अगर आपको इसकी मैकेनिज्म पूछे तो। कैसे, जैसे मैं बात करता हूं, स्टेप फर्स्ट की बात किया अपन ने, स्टेप, ठीक है, स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या किया, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाया अपने, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो एंजाइम है उसको किससे डिनोट करना, अपन को एक ई से बनाना, और जो ई बनाएंगे वो एक किस टाइप का बनाएंगे वो देख, ठीक है। सबसे पहले आई बात समझ में, इस टाइप का आपको एंजाइम की स्ट्रक्चर बनानी है, जो आपकी बुक में भी दे रखी है, आप वहां से भी देखे बना सकते हो, ठीक है जी। इस टाइप का एंजाइम बनाना आपको, आया बात समझ में। ऐसा दो तरह के आपको होल दिखाने हैं, ठीक है। ये मेरा एंजाइम, क्या है मेरा एंजाइम, ठीक है जी। हाँ, अब एंजाइम है, अब क्रियाकारक, क्रियाकारक मतलब सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आपको कैसे बनाना है, इसकी जगह तो खाली छोड़ना, एज इट इज आपको वो ई लिखना है इधर से, सबस्ट्रेट के लिए ये टाइप का बनाएंगे। सबसे पहले लास्ट वाली लाइन, अब ये आगे की तरफ आ रहा है तो इसको अंदर की तरफ दसा हुआ रखेंगे अपन, ये आगे की तरफ आ रहा है तो इसको भी अपन क्या रखेंगे, अंदर की तरफ दसा हुआ, ठीक है, अंदर की तरफ दसा हुआ, और ये अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको उभरा हुआ, ठीक है, एज इट इज। जैसे ये अंदर की तरफ दसा हुआ है, आगे की तरफ निकल रहा है, इसको अंदर की तरफ दसा दिया अपन ने, ये उधर निकल रहा है तो इसको भी अपन उधर ही निकालेंगे, ठीक है, एज इट इज इस टाइप का बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है मेरा सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब अपना क्रियाकारक, ठीक है। अब अपन को ES बनाना है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है, ऐसा ES बनाना है। ES का मतलब, अब मैं इसको किससे दिखा देता हूँ, लाइन वाइज क्रॉस कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है जी, ऐसे लाइन से मैंने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ताकि अलग दिखे। जब मैं इसका रिएक्शन कराएंगे ना तब इसको देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप से बनाना आपको, है ना। अब बात करते हैं, ये इसके अंदर की तरफ धस जाएगा तो बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका देख लो। आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज एक बिल्कुल आपको स्क्वायर टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, बिल्कुल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, जो मैथ में बनाते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में उसको तो एज इट इज वैसे ही दिखा देंगे जैसे था, ठीक है, ऐसे का ऐसा, ठीक है, ऐसा का ऐसा दिखा दो, जो ये लाइन तिरछी थी तो इसको भी तिरछे दिखा दो, ठीक है जी, ऐसा। अब कुछ नहीं करना, बन गया ये, बस आपको क्या करना, लाइन खींचनी है इसकी जगह, बस ऐसे लाइन खींच दो ताकि इसको पता चल जाए कि अंदर की तरफ इसमें पैक हो गया। देखो एंजाइम स्पेसिफिक होता है, हर एक रिएक्टेंट के लिए हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि देख इसका जितना होल है उसमें सिर्फ यही फिक्स होगा, इसके अलावा दूसरा एंजाइम फिक्स नहीं होगा। जो रिएक्टेंट है उसमें केवल यही एंजाइम इसको फिक्स कर सकता है, ये एंजाइम इसको फिक्स कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए हर एक रिएक्टेंट के लिए एंजाइम फिक्स होता है। जो बनता है ये तेरा एंजाइम क्रियाकारक संकुल ES का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है जी। ये क्या बन गया अपना ES। अब अपनी बात आती है सर ये तो ES बन गया, अब तोड़ना है, प्रोडक्ट बनाना है। अब तुमको स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड, ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करना है सर, ES से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से मेरे को क्या बनाना है, एंजाइम प्रोडक्ट,
क्या बनाना है? एंजाइम प्रोडक्ट। इसका स्पेशल ध्यान रखना। अब एंजाइम सब्सट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना, जो कि स्टेप 3 में भी काम करेगा। और एंजाइम प्रोडक्ट को आगे जाकर तोड़ना है अपन को एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। ये तो स्टेप तेरी 3, ये तो स्टेप 2 आएगी, और ये तेरी स्टेप कौन सी आ जाएगी? 3rd स्टेप। दोनों स्टेप को एक साथ देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? दोनों स्टेप को एक साथ। अब एंजाइम सब्सट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बनाना है ना, क्या है? एंजाइम सब्सट्रेट से क्या बनाना तेरा को? एंजाइम प्रोडक्ट। तो तेरे को करना क्या है? एंजाइम सब्सट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट में जाना है। तो इसके लिए मैं इसको यहीं बना के दिखा देता हूं, इसको यहीं से कोशिश करता हूं आपको समझने की। दोबारा देखो, एंजाइम ये था, क्रियाकारक ये था। अपन ने एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन गया, अब मेरे को क्या चाहिए? एंजाइम प्रोडक्ट वाला चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम प्रोडक्ट। एंजाइम सब्सट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट। मैं इसी को, आपको क्या करना है? इसको दोबारा बनाना है, इसको दोबारा बनाओगे, यहाँ पे इसको दोबारा बनाओगे। उसके बाद में आप इसको क्या करोगे? इसको आगे ब्रेक करने की कोशिश करोगे। कैसे? जैसे इसको दोबारा बनाओ, मान लीजिए मैंने दोबारा बना दिया यहाँ पे, तो इसके बाद में मैं इसको क्या कर दूंगा? आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ाऊंगा तो वही मैं वापस से कॉम्प्लेक्स बनाने, ऊपर दिखेगा नहीं, यहीं पे बना के बता देता हूँ। देखो, कुछ नहीं करना, आगे आपको इसमें से ब्रेक करना है। यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे अलग पेन से लाइन खींचनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। अब ये क्या बन गया? आपके पहले वाली जो स्ट्रक्चर ये थी, उसका अब एंजाइम प्रोडक्ट बन गया। अब ये ईएस से क्या बन गया? ईपी बन गया। क्या बन गया? ईएस से ईपी बन गया। बस कुछ नहीं करना, बीच में आपको ये लाइन खींचनी है, बीच में आपको ये लाइन खींचनी है। अब ये एंजाइम प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? एंजाइम प्रोडक्ट। अब चाहिए तेरे को एंजाइम प्रोडक्ट, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब एंजाइम को अलग कर दो, प्रोडक्ट अलग कर दो, तो क्या बन जाएगा? गुरुजी एंजाइम तो जो था ना मेरा, वो एंजाइम बन जाएगा। कैसे? जो ऐसा था तेरा एंजाइम, उसको एज इट इज एंजाइम बना दे। ठीक है, ये तो तेरा एंजाइम बन जाएगा अलग से। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बना? ये अलग अलग हो जाएगा दोनों पार्ट। कैसे? ये मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये तेरा पहला प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा ये तेरा दूसरा प्रोडक्ट यहां से टूटेगा। ठीक है, तो कैसे टूटेगा? सिंपल सा, ये तेरा दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, 2 प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। ठीक है, आई बात समझे? कुछ नहीं करना, ऐसे ब्रेक करना, तो नीचे वाला अलग हो जाएगा, ऊपर वाला अलग हो जाएगा। ये तेरा प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये तेरा एंजाइम वापस से अलग हो जाएगा। इस तरह से एंजाइम प्रोडक्ट की मैकेनिज्म चलती है, जो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अरे कर सकते हो। हाँ, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो बता देना, दोबारा इसको डिस्क्राइब कर देंगे। करना क्या है आपको? गुरुजी एंजाइम प्लस क्रियाकारक की रिएक्शन कराओ, एंजाइम सब्सट्रेट बन जाएगा, सब्सट्रेट। उस टाइम पे क्या करना? ये नहीं करना। उसके टाइम पे, उसके बाद में एंजाइम सब्सट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको जो पहले था उसमें ये नहीं था पहले इसकी जगह, अब आपको ये लगाना है, तो एंजाइम प्रोडक्ट। अब क्या करना है? एंजाइम प्रोडक्ट से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट को अलग करना है, तो इसको बिल्कुल यहाँ से ब्रेक कर दो, इसको बिल्कुल यहाँ से ब्रेक कर दो। ये तो तेरा ऊपर वाला एक प्रोडक्ट, नीचे वाला दूसरा प्रोडक्ट है, और ये तेरा बिल्कुल एंजाइम वापस से रह जाएगा। ये तेरा एंजाइम तो जैसा था वैसा का वैसा तेरा एंजाइम तो रह लेगा, लेकिन तेरा प्रोडक्ट अलग हो लेगा। ये थी एंजाइम सब्सट्रेट की मैकेनिज्म, सिंपल सी थी, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, आगे की बातें देखो। अब बात करते हैं पर लास्ट है अपना जियोलाइट। हालांकि छोटा सा टॉपिक है, जियोलाइट होता क्या है वो चीज देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो हाँ, जो आरबीएससी है उनकी ये टॉपिक है जियोलाइट उत्प्रेरण या आकार वर्णता उत्प्रेरक। ठीक है, और जो आपके सीबीएसई है, सीबीएसई वालों के लिए सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट है। क्या है? सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। पहले इंग्लिश में देख लो, सेफ सेलेक्टिव बाय सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का, बाय जियोलाइट। देख, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। तो इसमें सेफ सेलेक्टिव क्यों बोला? आई बात समझ में? सेफ सेलेक्टिव क्यों बोला? तो सुनो, द कैटालिटिक रिएक्शन डेट डिपेंड अपॉन द
प्योर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। जियोलाइट आर गुड सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइट्स बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, दे आर द माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर्स होती है। आई बात समझ में? अब देख पूरी मैटर को बोल क्या रहा है, आई बात समझ में पूरा। ये एक तरह का जियोलाइट पहले तो एंजाइम कैटलिस्ट की तरह होता है। किसके तरह? एंजाइम कैटलिस्ट की तरह। अब ये जियोलाइट क्यों पढ़ते हैं हिंदी में? दोबारा सुनो, हिंदी में इसको जो बोल रखा है, क्या बोल रखा है? जियोलाइट उत्प्रेरण या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। पहली चीज, ठीक है, आकार वर्णात्मक, दोनों टॉपिक सेम है। सेलेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं वर्णात्मक, क्या बोलेंगे? वर्णात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस, पहले तो ये देख ले, सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस। सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस का मतलब ये होता है गुरुजी, एक ऐसा कैटलिस्ट यूज करो, ठीक है, एक ऐसा कैटलिस्ट जो एक फिक्स पोर रखता है, ठीक है। फिक्स पोर मतलब एक पर्टिकुलर छिद्र का कैटलिस्ट होता है। अब उस पर्टिकुलर प्योर में, ठीक है, पर्टिकुलर पोर्स में जो भी इसका छिद्र होगा पर्टिकुलर, उसमें पर्टिकुलर रिएक्टेंट का, किसका? रिएक्टेंट का पार्टिकल आकर फिट हो सकता है। मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसे अपन कोई वायर कसते हैं, जैसे अपन कोई ऐसे बोल्ट वगैरह कसते हैं, तो वो एक फिक्स छेद में ही कसा जाता है, ठीक है। क्यों? उसी के आकार का आपको बोल्ट यूज करना पड़ेगा अगर आपको किसी छेद को बंद करना है, तो ठीक है। तो उसमें तो कैटलिस्ट एक फिक्स शेप होती है, कैटलिस्ट की जो प्योर पोर होती है, मतलब छिद्र होता है, उसकी फिक्स शेप होती है, उसका फिक्स आकार होता है। तो उसी के आकार का क्रियाकारक अणु उसमें आकर फिट हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस। क्या बोलेंगे? सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइस्ट। अब सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट। अब जियोलाइट को क्यों काम में लिया? क्योंकि सर जियोलाइट की जो संरचना होती है, जियोलाइट की संरचना होती है ना, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। किसके समान? मधुमक्खी के छत्ते के समान। अब आपको पता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें जो सारे के सारे जो होल्स होते हैं, उनकी शेप एक फिक्स होती है। उनकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है। इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और जो जियोलाइट होता है ना, ये बहुत छोटे छोटे छिद्रों का बना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। जियोलाइट में क्या होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट इसमें उपस्थित होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? बहुत छोटे छोटे परमाणु एल्यूमिनियम आ जाते हैं, इस कारण इसकी पोरस स्ट्रक्चर होती है। बस ये चीजें ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी बातें हैं। बाकी की जो चीजें आपको इसके फॉर्मूले वगैरह हैं वो आपको देखने हैं। जो अब जियोलाइट में क्या होता है? जो छिद्र होते हैं, जो इनके होल होते हैं, वही किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसकी जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन्हीं होल्स में फिक्स आकार की क्या रिएक्टेंट आकर घुस जाते हैं और वही रिएक्शन करते हैं। अगर इसका आकार का रिएक्टेंट है तो इसमें रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जियोलाइट हाईली सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। क्या होता है? हाईली सिलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। और जियोलाइट को इसीलिए तो वर्णात्मक बोलते हैं, इसीलिए तो सिलेक्टिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो छिद्र होते हैं वो फिक्स आकार के होते हैं और फिक्स आकार के रिएक्टेंट स्पीसीज ही आकर इन होल में रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए सिलेक्टिव होता है। इसका उपयोग कहां करते हैं? जैसे अल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने के लिए अपन जियोलाइट ZMS5 का यूज करते हैं। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है कि अल्कोहल को पेट्रोल मतलब गैसोलीन, अल्कोहल को पेट्रोल मतलब गैसोलीन में परिवर्तित करने में जियोलाइट उत्प्रेरक का ZSM5, कौन सा? ZSM5 कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अल्कोहल को पेट्रोल गैसोलीन में बदलने का काम कौन सा उत्प्रेरक करता है? ZSM5 कैटलिस्ट इसका यूज करता है, जो एक जियोलाइट का एग्जांपल है, ठीक है। आपको ये याद करना है। इसके फॉर्मूले हैं, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं बनते, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये तेरा पूरा का पूरा कैटलिस्ट से रिलेटेड टॉपिक था। इसके बाद में अब अपना चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं कोलॉइड। क्या बोलेंगे? कोलॉइड, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोलॉइड, ठीक है, कोलॉइड। ओके, थैंक यू।